यस, अपन पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपको पता है क्या होता है? व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस? अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो अपन एक्सपेंसेस इंकर्ड करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अपन ने पढ़ा था पहले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, वन इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंसेस। तो अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस हम इंकर्ड करते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नाउ व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस? What is deferred revenue expenses? Those heavy amount of revenue expenses, ऐसे heavy amount के revenue expenses जो हमने करंट ईयर में इंकर्ड किए, जो हमने करंट ईयर में किए, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले कुछ साल तक हमको मिलता रहेगा। आने वाले कुछ साल तक हमें क्या होगा? मिलता रहेगा। तो वो हमारे कहलाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंस किया लेकिन बहुत हैवी अमाउंट का रेवेन्यू एक्सपेंस कर दिया, लेकिन वो रेवेन्यू एक्सपेंस जो आपने किया है करंट ईयर में उसका फायदा आने वाले 3 साल, 3, 4, 5, 6 साल तक आपको मिलता रहेगा। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि सपोज करो हमारे बिजनेस का फर्स्ट ईयर था, तो हमारे बिजनेस का जो फर्स्ट ईयर था उस दिन हम उस पहले साल में हमने एडवर्टाइजमेंट पे, उस पहले साल में हमने एडवर्टाइजमेंट पे 3 लाख रुपए का एक हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया। तो एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। तो हमारा जो बिजनेस का फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में अपन ने एडवर्टाइजमेंट पे 3 लाख रुपीस का एक रेवेन्यू एक्सपेंस, एक हैवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, लेकिन हमें लग रहा है कि इसका जो बेनिफिट है वो आने वाले 3 साल तक अपन को मिलता रहेगा। आने वाले 3 साल तक अपन को इसका क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो अब अपन क्या करेंगे? पूरा का पूरा 3 लाख पहले साल में प्रॉफिट है। अब ये एडवर्टाइजमेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है, एज वेल एज ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये हमारा क्या है? एडवर्टाइजमेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको अपन डेबिट करते हैं। कहाँ डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको अपन डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत हैवी अमाउंट का खर्चा करा है और हमें लग रहा है कि इसका बेनिफिट आने वाले 3 साल तक हमको मिलेगा, तो अब उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? ये 3 लाख रुपए का ही जो खर्चा करा है इसका बेनिफिट आने वाले 3 साल तक मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे? हर साल एक 1 लाख रुपीस तो कहाँ डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1 लाख तो कहाँ डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और रिमेनिंग जो बच गया 2 लाख, जो रिमेनिंग बच गया 2 लाख, उसको अपन दिखाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। बैलेंस शीट की असेट साइड में। और ये जो 2 लाख रुपीस आप बैलेंस शीट की असेट साइड में शो कर रहे हो, ये आपका कहलाता है फिक्टिशियस असेट। इसको अपन क्या बोलते हैं? हमारा फिक्टिशियस असेट। दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस असेट। तो जो फर्स्ट ईयर होगा, जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा, जिस साल मैंने क्या करा? एडवर्टाइजमेंट पे बहुत हैवी खर्चा कर दिया, बहुत हैवी अमाउंट का खर्चा कर दिया 3 लाख, लेकिन मेरे को लग रहा है ये जो 3 लाख का मैंने इस साल खर्चा कर दिया है पहले साल, इसका फायदा मेरे को 3 इयर्स तक, आने वाले 3 साल तक मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एडवर्टाइजमेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं हम। तो ये जो 3 लाख का खर्चा है इसका फायदा 3 साल तक मिलेगा, तो अपन इसको 3 साल में राइट ऑफ करेंगे। एक साल पहले साल में पूरा का पूरा 3 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। पहले साल क्या करेंगे? 1 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट करेंगे और रिमेनिंग 2 लाख बैलेंस शीट में शो करेंगे असेट साइड में। और ये जो 2 लाख रुपीज आप बैलेंस शीट की असेट साइड में शो कर रहे हो, ये वो खर्चा है जिसको आपने करंट ईयर में राइट ऑफ नहीं किया,
अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, फिक्टिशियस एसेट कहलाते हैं। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, अगले साल 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीस को तो अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट करेंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इस 2 लाख में से। और जो रिमेनिंग 1 लाख रह गए, जो रिमेनिंग 1 लाख रुपीस रह गए, उसको अपन क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट की, जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की असेट साइड में, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे। सिमिलरली थर्ड ईयर में अब क्या होगा, ये जो 1 लाख का खर्चा बचा, थर्ड ईयर में इस 1 लाख को क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब ये वाला 1 लाख, तो अब कुछ बचा नहीं, सारा खर्चा राइट ऑफ हो गया। तो अब थर्ड ईयर में जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। तो समझ में आ गया, ये ट्रीटमेंट होता है किसका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। इसकी आप डेफिनेशन भी लर्न कर लीजिएगा, मतलब इसका मीनिंग भी आपको लिखने को आ सकता है, थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है 1 ईयर आपके 3 मार्क्स तक में, कि व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं, दोस रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दोस हैवी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस विच इज इंकर्ड इन करंट ईयर बट इट्स बेनिफिट इज डिराइव ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आने वाले कुछ साल तक अपन को मिलता रहेगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाता है। तो उसमें से कुछ खर्चा तो अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है उसको अपन बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करते हैं एज अ फिक्टिशियस असेट, एज अ फिक्टिशियस असेट। तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाएगा हमारा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, राइट। चलिए निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 14, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर 22.42। कह रहा है द अंडर मेंशन्ड ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर महावीर एंड सन्स ऑन 31st March 2017. You are required to prepare final accounts after taking into account the following adjustment. Closing stock on 31st March was valued at 70,300. Write off 1/5 of the advertisement expense. तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगा लो। इधर रखा है एडवर्टाइजिंग 6000 का, उस पर टिक लगा लीजिए। सन्ड्री डेटर इंक्लूड एन आइटम ऑफ 2000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर who has become insolvent and nothing could be recovered. तो ये डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर पे टिक लगा लो। डेटर पे एडजस्टमेंट है, डेटर पे टिक लगा लो। फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अपन को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। तो ये एडजस्टमेंट किस पे होगा, डेटर्स पे। तो डेटर्स पे टिक लगा लो दोबारा। उसके बाद फिर आगे क्या कह रहा है आपसे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15% रिसीवेबल फॉर फुल ईयर। तो इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट पे टिक लगा लो। एंड एनुअल सैलरी इज इतना और रेंट इतना, तो सैलरी पे एडजस्टमेंट है और रेंट पे भी एडजस्टमेंट है, इन सब पे टिक लगा लो, रेंट पे भी और सैलरी पे भी। अब देखो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल अपन कहाँ लिखते हैं, वर्किंग नोट में लिखते हैं। तो वर्किंग नोट में लिखेंगे अपन कैपिटल, कितनी कैपिटल है आपकी, 3,50,000। उसके बाद ड्राइंग्स दे रखी हैं, तो कैपिटल में से अपन लेस कर देंगे ड्राइंग, कैपिटल में से लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है, 48,000 की। उसके बाद गुडविल है, तो गुडविल हमारा इनटेंजिबल एसेट होता है, और जितने भी एसेट्स होते हैं उसको अपन कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो गुडविल आपका दे रखा है कितना, 15,000। फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी, तो जो प्लांट एंड मशीनरी ये भी आपकी एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखी है कितनी, 2,50,000 110, 2,50,000 110। फिर आपको दे रखा है परचेज। परचेज का लिखते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, सबसे ऊपर तो ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन लिखते हैं परचेज।
तो परचेज आपको दे रखी है कितनी, 95,000 की। फिर दे रखा है आपको सेल्स, तो सेल्स को अपन क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स अकाउंट। तो सेल्स आपको दे रखी है कितने की, 3 लाख की। उसके बाद डेटर्स आपको दे रखे हैं, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। क्या कह रहा था पॉइंट नंबर 3 में कि डेटर्स में एक आइटम इंक्लूडेड 2000 का ड्यू फ्रॉम कस्टमर, वो इंसॉल्वेंट हो गया, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी एक तरीके से फर्दर बैड डेब्ट्स आपको दे रखे हैं। ये क्या है आपके फर्दर बैड डेब्ट्स। और आपसे क्या कह रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% ऑन डेटर। तो अपन इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स हैं क्या, ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स हैं क्या, देयर इज नो बैड डेब्ट्स इन ट्रायल बैलेंस, नील। फिर इसमें अपन ऐड करते हैं क्या, फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, विच इज गिवन इन एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि डेटर में 2000 रुपीज के एक डेटर इंक्लूड है, जो क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, अब उससे कभी अमाउंट रिकवर नहीं होगा। तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 2000 के। लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कौन सा होता है, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है विच इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन है क्या, ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट गिवन नहीं है, तो नील। फिर अपन ऐड करते हैं इसमें क्या, न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब ये न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अपन कैसे निकालते हैं, हाउ दिस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज कैलकुलेटेड। सबसे पहले अपन लिखते हैं डेट, सबसे पहले अपन लिखते हैं डेटर, डेटर माइनस करते हैं इसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या माइनस करते हैं अपन, फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट, इनटू रेट। तो डेटर कितने के आपके पास, डेटर्स हैं आपके पास कितने के, 54,200 के। फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के हो गए थे, 2000 के, इनटू रेट। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 5% ऑन डेटर। कितना बनाना है, 5% ऑन डेटर। तो ये आपका निकलेगा 2610। तो टोटल करेंगे ये आ जाएगा 4610। कितना बैलेंस आ रहा है, 4610। तो इसको तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितना, 4610, 4610। और कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स। कितने दे रखे थे डेटर्स आपको, 54,000। अच्छा डेटर्स है 54,200, 54,200। इसमें से लेस करेंगे अपन फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से, जो नीचे एडजस्टमेंट में गिवन थे 2000 के। और लेस करते हैं अपन इसमें से क्या, न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, 2610, 2610। तो आपका जो बैलेंस है वो आएगा 49,590, 49,590 डेटर्स का बैलेंस आ गया। डेटर्स के बाद आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो क्रेडिटर्स आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स,
कितने के दे रखे हैं क्रेडिटर्स? 16,800। उसके बाद आपका सेल्स रिटर्न है, तो ये जो सेल्स रिटर्न है इसको या तो सेल्स में से लेस कर दो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में, या फिर इसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है 20,700, 20,700। परचेज रिटर्न या तो डेबिट साइड में परचेज में से लेस करके दिखा दो, या फिर आप इसको कहाँ दिखा दो? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न कितना है? परचेज रिटर्न 1,200। उसके बाद एडवर्टाइजिंग है, इस पर एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट दे रखा है आपको कितना? 6,000। कितना दे रखा है? 6,000 का एडवर्टाइजमेंट आपको गिवन है। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो 6,000 का 1/5, तो 6,000 का 1/5 कितना होता है? 6,000 का अपन 1/5 निकालेंगे तो ये आएगा 1,200। तो ये अपन को राइट ऑफ करने को कह रहा है, तो इसको तो अपन डेबिट कर देंगे कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको तो डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया 4,800, डेट इज 6,000 माइनस 1,200। ये जो रिमेनिंग बच गया 4,800, इसको अपन कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की असेट साइड में। कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। इट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। ये आपका क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में किसी खर्चे को राइट ऑफ करने को कह रहा है तो इसका मतलब वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है। तो जो अमाउंट आपको राइट ऑफ करने को कह रहा है उसको तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बचेगा उसको आप कहाँ पे शो करोगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो आप यहाँ लिखोगे टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजिंग कितना? 1,200, और जो रिमेनिंग है 4,800 उसको अपन बैलेंस शीट में शो करेंगे। एडवर्टाइजिंग कितना? 4,800। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 45,400। फिर है कैश इन हैंड, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड, बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड 22,900। फिर आपको दे रखा है वेजेस, तो वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट कितना है? 25,000। फिर है टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे कितना? 3,000। फिर सैलरी दे रखी है, तो पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहा है? एनुअल सैलरी 43,200 की है। आपकी जो एनुअल सैलरी है, योर एनुअल सैलरी इज 43,200, और जबकि ऊपर ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितनी दे रखी है? ऊपर ट्रायल बैलेंस में सैलरी दे रखी है 36,000 की। इसका मतलब साल भर की 43,200 होती है, उसमें से 36,000 तो आपने पे कर दी, 36,000 तो आपने पे कर दी। जो रिमेनिंग रह गई, रिमेनिंग कितनी रह गई? 7,200। ये क्या हो गई? दिस इज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन को सारे खर्चे शो करने होते हैं विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी 36,000, फिर इसमें अपन ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी
कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200, तो ये आपका बचेगा कितना 43,200। और ये जो सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है इसको शो करेंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 7,200। सैलरी के बाद आपको दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना दे रखा है आपको 390। फिर है सन्ड्री इनकम, इट इज इनडायरेक्ट इनकम, सो इट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्ड्री इनकम कितना है 7,500। फिर है आपका रेंट। तो पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहा है, आवर एनुअल रेंट इज, एनुअल रेंट साल भर का जो रेंट है वो कितना है आपका 2,400। और ऊपर ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना है 2,200। तो ट्रायल बैलेंस में जो रेंट गिवन है, ट्रायल बैलेंस में जो रेंट गिवन है वो कितना है 2,200। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है ये आपने क्या करा, पे कर दिया। ये तो आपने पे कर दिया। तो बाकी जो रह गया रिमेनिंग 200, इट इज आउटस्टैंडिंग रेंट। दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर, दिस इज आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर। साल भर का एनुअल रेंट है 2,400। आउट ऑफ 2,400 2,200 आपने पे कर दिया विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो रिमेनिंग जो 200 है वो क्या हो गया आपका, इट इज योर आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर। तो आप यहां लिखेंगे टू रेंट कितना है 2,200, ऐड कर देंगे इसमें आप अपना आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट इज 200, तो यहां आ जाएगा 2,400। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 200। ठीक है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट आपका असेट होता है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 30,000, इस पर एडजस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 15% इज रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर। तो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट है आपके 30,000 के, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 15% है। तो 15% ऑफ 30,000 ये आपका होता है कितना 4,000, ये होता है आपका 4,500। यानी मेरा ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है, ये करंट ईयर का इंटरेस्ट है जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन मेरे को रिसीव नहीं हुआ। कैसे पता चला रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर रिसीव हो जाता तो ये ट्रायल बैलेंस में शो होता। देखो कहीं दे रखा है क्या ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है, ये 4,500 का मेरा करंट ईयर का इंटरेस्ट है विच इज ड्यू, जो ड्यू हो चुका है लेकिन मेरे को रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अपन ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसमें अपन करंट ईयर से रिलेटेड सारी इनकम शो करते हैं, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे मिली हो या ना मिली हो। तो अपन इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट, बाय एक्रूड इंटरेस्ट कितना 4,500। और बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 4,500। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है जर्नल एक्सपेंसेस। तो जर्नल एक्सपेंसेस है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ शो करते हैं, पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो टू जर्नल एक्सपेंसेस
कितना है 22,600। फिर आपको दे रखा है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बिल्स पेबल 1000। नाउ पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March, closing stock on 31st March 2017 is 70,300. क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,300। दूसरा इसको अपन कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 70,300। पॉइंट नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए। अपन इसको बैलेंस करते हैं। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट से अगर टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है 1,85,400। और ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 1,85,400। अब ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 1,20,000। तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो अपन वर्किंग नोट में कैपिटल में ऐड कर देंगे अपन नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट आपका, 1,20,000। ये एडलेस करने के बाद आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आ रही है आपकी कितनी, 4,22,000। 4,22,000। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट के इधर लाइबिलिटी साइड में क्लोजिंग कैपिटल 4,22,000। इसका टोटल करेंगे, ये आ रहा है 4,47,200। 4,47,200 और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। समझ में आया?